हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड इज विजिबल टू यू स्टूडेंट्स? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? सो कल हम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एक बेसिक प्रॉब्लम हम लोग ने कल बनाया था। बेसिक प्रॉब्लम एक और हम लोग को बनाना है। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज जा रही है? हाँ, देखो छोटे बच्चे बोल रहे हैं, बड़े नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग करेंगे। उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गॉस लॉ हम लोग पढ़ेंगे और तब उसके बाद उस पर प्रॉब्लम टाइप हम लोग करेंगे बेसिक्स में। इसके बाद आपको डीपीपी जो है आज मैंने ग्रुप में 8:30 बजे के आसपास भेज दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और गॉस लॉ का, तीनों का बेसिक डीपीपी जो भेज दिया है विथ आंसर की है, उसको बना करके आपको कल के क्लास में पूछ लेना है। और जिस स्टूडेंट के पास पॉसिबल हो अभी भी उस डीपीपी को सामने रखेंगे, यहाँ बेसिक क्लास में जरूरत पड़ेगी तो उससे क्वेश्चन हम पढ़वाएंगे उनसे। नाउ वी स्टार्ट ए बेसिक क्वेश्चन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट ए प्रॉब्लम। यहां तक विजुअल है सबको? प्रॉब्लम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय वेक्टर ई। इधर नहीं जाएगा, यहां तक, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इज गिवन बाय, ओके रुको, आर्यव एडमिट कर रहे हो। गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स intercepted by the cube of side L। क्यूब का साइड L है, उसके द्वारा इंटरसेप्टेड फ्लक्स निकालना है। where planes of cube are parallel to the coordinate axis के या कोऑर्डिनेट एक्सेस है, चाहे यहाँ प्लेन है तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। किसका प्लेन? क्यूब का प्लेन, जो प्लेन हम लोग को कंसीडर करना होगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन पढ़ने से आपको इतना ध्यान में आ गया होगा कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब। क्यूब का जो प्लेन्स है वह प्लेन जो है हमारा पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। तो पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 डायमेंशन में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है। हम लोग को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। सो फर्स्ट यू स्केच द डायग्राम, सेकंड यू इंडिकेट द एरिया वेक्टर एंड थर्ड में फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करो और कैलकुलेट कर दो सभी सरफेस का, और फोर्थ में टोटल ऐड कर देंगे तो पूरे क्यूब द्वारा हो जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू, हम लोग अब डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो डायग्राम इसका देखिए कैसा डायग्राम होगा। यहां पर जो है हम लोग पहले एक क्यूब बनाते हैं। यह क्यूब है, यह एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस।
आप किसी को भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, या इसको मान लो एक्स, इसको वाई, इसको जेड, एक्स वाई जेड। अब जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स है वह देखिए, एक्स को वाई के लॉन्ग अगर हम लोग रोटेट कराते हैं, एक्स ऐसे है, इसको वाई के लॉन्ग ऐसे रोटेट कराते हैं, यानी देखिए यार एक्स है, वाई के लॉन्ग रोटेट कराते हैं, तो ये बॉटम वाला फेस बनता है, तो बॉटम वाला प्लेन है। इस प्लेन के पैरेलल दो प्लेन है, एक बॉटम प्लेन, एक टॉप प्लेन। उसके बाद देखिए एक्स को वाई के लॉन्ग रोटेट कराते हैं, भले वाई नहीं जेड के लॉन्ग रोटेट कराते हैं, तो एक्स जेड प्लेन इधर फॉर्म होता है। इसके पैरेलल भी दो प्लेन है, एक तो इसी से पास कर रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद देख लीजिए वाई एक्सिस को जेड के लॉन्ग रोटेट कराएंगे तो वाई जेड प्लेन फॉर्म होगा, एक जो है रियल प्लेन और दूसरा है फ्रंट प्लेन। तो इस तरह जो प्लेन्स है क्यूब के वह कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। अब हम लोग इसका इंडिकेट कर देंगे, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, नेमिंग जो है हम लोग कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, सबका एरिया वेक्टर बतलाना है। कल आपको एरिया वेक्टर निकालने का डायरेक्शन बताए थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो किस डायरेक्शन में है। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस ढंग से है कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है इधर, ई एक्स, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है, ई वाई ई एक्स और ई जेड तीनों कंपोनेंट है। इस तीनों को तो यह डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का 3 डायमेंशन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट है, आई जे के तीनों में है, यानी एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो अब सरफेस हम लोग देखेंगे। पहला जो है सरफेस, बॉटम सरफेस लिखे हैं ओ ए बी सी, तो देखिए यह सरफेस ओ ए बी सी सरफेस, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा। लेंथ जो है क्यूब का एल है, इसलिए एरिया वेक्टर हो गया एल स्क्वायर, और डायरेक्शन जेड के अपोजिट है निगेटिव जेड में, तो माइनस एल स्क्वायर के कैप। उसी तरह टॉप सरफेस का देखिए डी ई जी डी, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा एल स्क्वायर, पॉजिटिव जेड में है के कैप। उसी तरह फ्रंट वाले सरफेस का देखिए, राइट वाले सरफेस का, ए सरफेस जो राइट वाला है इसको देख लीजिए, राइट वाला सरफेस वाई के लॉन्ग है, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया एल स्क्वायर जे कैप। और लेफ्ट वाला जो सरफेस है, या लेफ्ट वाला सरफेस ओ ए एफ जी, यह सरफेस, इसका एरिया वेक्टर हो गया माइनस एल स्क्वायर जे कैप। फ्रंट वाला जो सरफेस है, फ्रंट वाला सरफेस आपको बता रहे हैं ये ए बी ई एफ, ए फ्रंट सरफेस देखिए, फ्रंट सरफेस, ए फ्रंट सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में आएगा पॉजिटिव एक्स में एल स्क्वायर आई कैप। उसी तरह रियर सरफेस देखिए, रियर सरफेस यह है आपका जी डी सी ओ, यह रियल सरफेस है पीछे का, इसको ऐसे स्टेटेड कर देते हैं पीछे वाले सरफेस को। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा यह पीछे चला जाएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स में, यह हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर आई कैप। सभी सरफेस का हम लोग को मालूम हो गया है एरिया वेक्टर। अब नाउ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब इसको हम लोग जगह बना लेते हैं इधर, फिर जो है फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे सभी सरफेसेस का। तो पहले हम लोग लिखेंगे फाई, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं किस सरफेस का, बॉटम सरफेस चेक कीजिए ओ ए बी सी, तो फाई ओ ए बी सी, फॉर्मूला होता है ई डॉट एरिया वेक्टर ए। ई का वैल्यू डालिए यहाँ पर, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, एरिया वेक्टर इसका डालिए तो माइनस एल स्क्वायर के कैप, या डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं आई डॉट आई, यानी एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड
जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ देखिए ए एक्स यानी ई एक्स है, लेकिन इसमें आई का टर्म नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ई वाई है, इसमें नहीं है, तो यह टर्म भी जीरो हो जाएगा। या के है, या के है, तो ये टर्म होगा ई जेड, यानी यह टर्म हो जाएगा माइनस ई जेड एल स्क्वायर। तो इस तरह डायरेक्ट जो सेम है जिसमें एरिया वेक्टर है वही वाले टर्म को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में लिखेंगे, बाद बाकी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि बाद का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इसको जीरो आई कैप जीरो जे कैप माइनस एल स्क्वायर के कैप लिख सकते हैं। तो यह जो है फाइनल आ गया आपका माइनस एल स्क्वायर ई जेड या ई जेड एल स्क्वायर। उसी तरह हम लोग फाई निकालेंगे दूसरा। अब दूसरा सरफेस जो है, एक बॉटम सरफेस हम लोग कंसीडर कर लिया इस सरफेस को। अब टॉप सरफेस कंसीडर कीजिए डी ई एफ जी, तो फाई फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय डी ई एफ जी, यह हो गया ई डॉट ए। फिर फॉर्मूला सेम रहेगा ई एक्स आई कैप प्लस, यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट, इसका एरिया वेक्टर एल स्क्वायर के कैप। फाइनल आंसर केवल जेड वाला आएगा के, यानी ई जेड एल स्क्वायर। इसी तरह निकालेंगे फाई लेफ्ट साइड का सरफेस का निकालिए, यानी ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी। तो यह देखिए डायरेक्ट इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे ई डॉट ए, फिर आपको यह लिखना पड़ेगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और यह हो गया निगेटिव में है तो माइनस एल स्क्वायर जे कैप। अब यहाँ देखिए जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो माइनस ई वाई एल स्क्वायर। फिर फ्लक्स लेफ्ट के जगह आप राइट सरफेस का कैलकुलेट करेंगे बी सी डी ई, बी सी डी ई का देखिए बी सी डी ई, बी सी डी ई, तो यह हो गया ई डॉट ए। डायरेक्ट लिख दें, आप समझ गए होंगे, फिर यही आएगा और यह टर्म एल स्क्वायर जे कैप आएगा, तो ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा ई वाई एल स्क्वायर। उसी तरह फाई निकालेंगे हम लोग बॉटम सरफेस का, फिर उसके बाद नहीं बॉटम टॉप का निकाल चुके हैं, लेफ्ट राइट निकाल चुके हैं, फ्रंट का और रियर का। तो पहले फ्रंट का निकाल लीजिए ए बी ई एफ, तो फ्लक्स ए बी ई एफ ई डॉट ए, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा और ए के जगह देखिए क्या है एल स्क्वायर आई कैप, तो आई वाला टर्म रहेगा, बाद बाकी कैंसिल, तो यह हो जाएगा ई एक्स एल स्क्वायर। यहां तक दिख रहा है। अब फिर फ्लक्स देखिए फाई रियर सरफेस का, यानी ओ सी डी जी, ओ सी डी जी सरफेस का, ओ सी डी जी, या फिर ई डॉट ए जो है ई फिर हमारा यही रहेगा सेम टू सेम, और ए का वैल्यू माइनस आई कैप, तो आई वाला टर्म रहेगा, बाद बाकी कैंसिल, माइनस है तो माइनस ई एक्स एल स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेस है क्यूब में, और 6 सरफेस का टोटल फ्लक्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब 6 सरफेस के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्यूब निकल जाएगा। तो नाउ वी फाइंड द टोटल फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्यूब। यहां लिखते हैं आपको फाई टी, सभी को जोड़ दो, यानी इसको लिखेंगे फाई ओ ए बी सी प्लस फाई डी ई एफ जी प्लस फाई ओ ए एफ जी प्लस फाई बी सी डी ई प्लस फाई ए बी ई एफ प्लस फाई ओ सी डी जी, सभी को जोड़िएगा तो यह जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह जो है इससे कैंसिल आउट आ जाएगा, टोटल जीरो। तो टोटल फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्यूब जो है वह जीरो आ गया। अब इसी पर बेस्ड जो है वह आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में दिया है, वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं दिया है, और क्यूब का ही हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्यूब। फिर इस क्वेश्चन को कंपटीशन के लिए कैसे घुमाएगा कि इस क्यूब को जो है यहां से चेंज कर देगा,
यानी कि इसको जो है इस कोऑर्डिनेट प्लेन से चेंज करके इधर बना देगा क्यूब को, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में बना देगा यहां पर क्यूब को। इस तरह क्यूब जो है यहां से x डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे और इस क्यूब को 2a डिस्टेंस पे बना देगा और तब पूछेगा कि इसका फ्लक्स कितना होगा, लिंक सो निकालिए। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो देगा वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे सकता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करेगा तब इसका फ्लक्स कितना इंटरसेप्ट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह इस बेसिक क्वेश्चन को 3 ढंग से घुमा सकता है। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में दे करके या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायमेंशन में दे देगा, 2 डायमेंशन में छोड़ देगा, क्यूब का या क्यूबॉइड का निकालना है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होकर के एक्स डायरेक्शन में लिनियरली इंक्रीज करेगा। अब किस ढंग से इंक्रीज करेगा इसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको, और उसके बाद जो है ओरिजिन पे प्लेन नहीं लेके यानी सरफेस को ओरिजिन पे नहीं लेके ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा। तो इस केस में आप क्या करिएगा कि देखिए यहाँ पर टॉप, बॉटम, रियर और फ्रंट जो है वह जो है हमारा इस वाई डायरेक्शन में नहीं है, फील्ड केवल वाई में वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स निकालिएगा, सेकंड सरफेस का फ्लक्स निकालिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा बाद बाकी चार्ज सरफेस का फ्लक्स 0 हो जाता है 90 डिग्री के कंसेप्ट से। तो इस पे क्वेश्चन आपको इतना ट्विस्ट कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी 3 तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एक 3 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल करा करके, और तीसरा जो है हमारा स्पेस में डिस्टेंस दे करके और वैरी का वेरिएशन का एक रिलेशन या इक्वेशन दे देगा और तब आपसे पूछेगा कि क्या होगा, निकालिए। अब हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही यह वैरी करेगा तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, फिर गॉस लॉ की आवश्यकता है, और तब जाकर के कॉम्पिटिटिव टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग आ जाएंगे कि इंटीग्रेशन का कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें कैसे हम लोग को यूज करना है एलिमेंट्री लेकर के एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, और तब उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे आएंगे। गॉस लॉ यहीं से आपको दिख रहा होगा कि टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के द्वारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कब? जब इसके अंदर कोई हमारा फील्ड, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तब। तो इसी को हम लोग गॉस लॉ में कन्वर्ट कर देंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेक्स्ट हम लोग को बेसिक में आवश्यकता है वह है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम लोग को देखना है कि मान लो कि यह कोई हमारा लेंथ है या डायरेक्शन है या एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं इसको, तो एक्स डायरेक्शन में चार्ज जो है वह वेरी कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज का जो वेरिएशन है वह 1 डायमेंशनल हो सकता है, या फिर कोई हम लोग प्लेन ले लेते हैं या प्लेन एक्स को वाई के अलॉन्ग रोटेट कराएंगे तो या एक्स वाई प्लेन बनेगा। तो इस प्लेन में जो है चार्ज हमारा वेरी कर रहा है, यानी प्लेन में एक एलिमेंट यानी कि चार्ज का वेरिएशन सरफेस पे हो सकता है, यानी 2 डायमेंशनल फिनोमेना। और फिर एक तीसरा डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं, या तीसरा एक्स वाई जेड 3 एक्सिस। अब जो है चार्ज जो है इस पूरे वॉल्यूम में ऑक्युपाइड है, तो यह वॉल्यूम फिनोमेना है यानी 3 डायमेंशनल फिनोमेना। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तीनों के लिए हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो फर्स्ट डायमेंशनल के लिए, 1 डायमेंशनल के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टॉपिक है कंटिन्यूअस, इसलिए यह डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझेंगे, सीरीज इसमें नहीं यूज होगा एपीजीपी का। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन के जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। डिस्क्रीट में जोड़ने के लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यह कोई रड आपको दिया हुआ है, यह रड है। अब यह रड जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहां से यहां तक चार्ज है, यह रड यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब जो है इस रड का टोटल लेंथ जो है वह L है, टोटल चार्ज जो है वह आपको पता
पता नहीं है, या टोटल चार्ज दे देगा तो चार्ज डेंसिटी पूछेगा। अब यहाँ पे दो तरह से डेंसिटी आ जाएगा। यहाँ पे इसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, दो पार्ट। एक जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कांस्टेंट हो और दूसरा जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि टोटल चार्ज Q है, तो लैम्डा जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। लैम्डा बराबर टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, तो यह हो गया लैम्डा का वैल्यू Q बाई L। अब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हम लोग को करना क्या होता है, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लीजिए, इसको चाकू लीजिए और मान लीजिए कि यह आपका कद्दू है या खीरा है, कट 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 करके काट लीजिए। एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग काट लेते हैं इसका। इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। इस डिफरेंशियल एलिमेंट का लेंथ पहले निकालते हैं, तो यह हो गया dx। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे, यानी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट डिसाइड करना है। यह जो है x में वेरिएशन है तो dx मान लीजिए, y में वेरिएशन है dy मान लीजिए, z में वेरिएशन है dz मान लीजिए, इसको हम लोग dx मान लिए। अगर सीधे कोई लेंथ के अलग वेरिएशन है dl मान लो, ds मान लो, कुछ भी मान सकते हो इस वेरिएशन को। अब जो है लेंथ निकल गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है, तो चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट निकालिए। चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, इस चार्ज को हम लोग dq से डिनोट करेंगे। dq यहां तक दिख रहा है सबको, dq। तो डिफरेंशियल एलिमेंट का यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा, तो dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। तो बस यही कैलकुलेट करना हम लोग का पर्पस है कि जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, चाहे वह लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वह हमारा किस डिस्ट्रीब्यूशन का हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का हो या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का हो, तीनों के लिए डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लोग कंसीडर करेंगे उसका चार्ज निकालना मेन पर्पस है। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रड के कारण आपसे पूछिए कि किसी पॉइंट पे बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, किसी भी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि इधर एक्सियल पॉइंट पे पूछ सकता है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, इधर के P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ सकता है, इधर के पॉइंट पे पूछ सकता है, इधर के पॉइंट पे पूछ सकता है। किसी भी पॉइंट पे इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आपसे पूछा जा सकता है। तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है और डिफरेंशियल एलिमेंट से इस P पॉइंट का दूरी जो है वह r है, तो डिफरेंशियल एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कितना है। सो देखिए, तो डिफरेंशियल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड dE 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज का अमाउंट हो गया dq और डिस्टेंस हो गया r², तो यह dq बाई r² हो गया। अगर टोटल फील्ड निकालना है तो 1/4πε0 बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई r², यह हमारा आ जाएगा। अब यह dq का इंटीग्रेशन किस रेंज में जाएगा, तो dq का वैल्यू जैसे ही आप लैम्डा dx पुट करेंगे तो डिफरेंशियल कौन है, x, तो x के रिस्पेक्ट में यह वैल्यू जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। फिर r को x के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वहां पर एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकता है, तो दो डबल इंटीग्रेशन भी आपको करना पड़ सकता है, जो 12 क्लास में आप पढ़िएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन। अभी और नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए अभी के बेसिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां कहीं भी दो वेरिएबल हम लोग को मिलेगा उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें इजी हो, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके तब एक ही इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। तो मेन पर्पस हम लोग को इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो कांस्टेंट टर्म आता है, केवल dq का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है और dq जिस फॉर्मेट में आएगा उस फॉर्मेट में निकाल देंगे। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कभी कभी जो यह इंटीग्रेशन है, ये जो चार्ज है लैम्डा, जो q बाई एल है, तो कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट है, q का वैल्यू फिक्स है, l का वैल्यू फिक्स है। कभी कभी देता है कि यह लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना, यह डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिनियरली इंक्रीज करते जा रहा है, यानी देखिए यह इंक्रीज करते जा रहा है, यानी इधर कम चार्ज है, जैसे जैसे इधर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं चार्ज की डेंसिटी जो है वह इंक्रीज करते जा रहा है, ज्यादा चार्ज आ रहा है, चार्ज की डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है।
तो उस केस में लैम्डा का जैसे मान लेते हैं ax प्लस b आपको दे दिया कि लैम्डा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट केस तो आपका यही हो गया लैम्डा इस ढंग का q बाई एल, और दूसरा केस जो आएगा लैम्डा का वेरिएशन ए लैम्डा बराबर रहेगा ax प्लस b। अब इस केस में आप कैसे निकालिएगा, तो इस केस में एलिमेंट देखिए x डिस्टेंस पे dx है, फिर dx का आप dq निकाल लीजिए। तो इस केस में dq डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंटू dx, लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट यहां से डाल देंगे वेरिएशन का ax प्लस b इंटू dx हो जाएगा। अब जो है यह हो गया ax dx प्लस b dx। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना होगा, कहां से कहां, तो टोटल q निकल जाएगा। अब x का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, 0 से l तक, तो यह 0 से l तक के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा, 0 से l तक के लिए यह हो जाएगा, a को बाहर निकालोगे x स्क्वायर बाई 2 0 टू l प्लस b बाहर आ जाएगा x 0 टू l, यह हो जाएगा a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l। तो यह जो है q का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपको चार्ज कैलकुलेशन में आवश्यकता पड़ सकता है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वह हमारा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। जब कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू जब आप पुट करिएगा इंटीग्रेशन में, तो ये कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको k बोलते हैं, बटा आर स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर को भी कांस्टेंट ले लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ dq को हम लोग लैम्डा dx लिखेंगे, लैम्डा बाहर आ जाएगा, केवल dx का इंटीग्रेशन 0 टू l हो जाएगा। लेकिन यह आर स्क्वायर यहाँ वैरी करेगा, इसलिए आर स्क्वायर को अंदर हम लोग ले लेंगे, आर स्क्वायर को फिर चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है लैम्डा बाहर निकल जाता है, यानी लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और वेरिएबल है तो उसका इक्वेशन पुट करके यानी वेरिएशन इक्वेशन पुट करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी में दो पॉसिबिलिटी है, फिर से मेमोराइज कर लीजिए। पहला, आइदर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन आसान होगा, लैम्डा ले लीजिएगा, बाद बाकी एक वेरिएबल पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज आल्सो वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो लैम्डा का इक्वेशन पुट कर देंगे और फिर जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसका यूज करेंगे। बस इतना ही हम लोग को चेंज करना है। इस पे क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा गॉस लॉ के बाद। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह देखिए, जिसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एरियल ऑब्लिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कंटिन्यूअस ही है, डिस्क्रीट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कोई स्क्वायर प्लेट दे दे आपको, या रेक्टेंगुलर प्लेट दे दे, या प्लेट है या चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यह इनफाइनाइट भी हो सकता है, या प्लेट का जो डायमेंशन है वह इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट होगा तो टोटल चार्ज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम लोग को इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब कोई पूछे कि इस प्लेट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, इस प्लेट के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस केस में हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे चूज करेंगे। यहाँ पर भी दो तरीका है, दो मेथड है, एक हायर मेथड एक लोअर मेथड। पहले हम लोग लोअर मेथड जानेंगे, फिर हायर मेथड जानेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको ऐसे ऐसे कट 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 स्ट्रिप में काट दीजिए। अगर इसका लेंथ l दिया हुआ है और ब्रेथ मान लो कि यह b दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट है, यहाँ से एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं, या d का जो वेरिएशन है x डिस्टेंस पे ले लेते हैं dx डिस्टेंस का। या तो अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि यह पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरियल चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। एरियल चार्ज डेंसिटी, यूजुअली एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और यह सिग्मा बराबर हो जाएगा ओनली 8 और 10 मिनट इज लेफ्ट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस सिग्मा का वैल्यू होगा, अगर टोटल चार्ज दिया है तो Q बटा टोटल एरिया A, रेक्टेंगुलर है तो LB हो जाएगा टोटल एरिया, स्क्वायर होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, अगर आपका सर्कुलर डिस्क है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करेगा कैसा शेप है, जो भी शेप रहेगा उसका एरिया हो जाएगा। टोटल चार्ज दिया है तो अगर टोटल चार्ज ही निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इंटू डिफरेंशियल एरिया लेकर के निकालेंगे। तो यह हो गया एरियल चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग को मान
मान लो कि इस स्ट्रिप पे कितना चार्ज है इस डिफरेंशियल एलिमेंट का, तो डिफरेंशियल एलिमेंट का तो पहले लेंथ देखिए, तो या तो L है, चौड़ाई देखिए dx है, तो एरिया निकालेंगे इसमें, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ या डिप नहीं है, डिफरेंशियल एलिमेंट, इसको dA से डिनोट करेंगे, यह हो जाएगा LDX। यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसका लंबाई L है, चौड़ाई dx है, तो LDX एरिया हो गया। अब चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट इसको dq से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा इंटू dA, तो सिग्मा इंटू LDX डाल दीजिए। अब सिग्मा का वैल्यू यहां से हम लोग डाल देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के b तक। x का वेरिएशन कहां से है, 0 से लेकर के b तक है। इस तरह से, इसी तरह मान लो कि कभी अगर हमारा इस ढंग से स्ट्रिप इसको काटे, नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रिप काटते हैं ऐसे, जिसमें हमारा b कांस्टेंट रहता है और जो है यह L जो है यह वेरी कर रहा है, तो y डायरेक्शन पे dy लेंथ ले लेते हैं या dy, तो इस केस में यह जो dA का वैल्यू हो जाएगा यह हो जाएगा b इंटू dy और यह dq का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सिग्मा और L के जगह हो जाएगा सिग्मा b dy। यह हो गया अपना। अब इस स्ट्रिप के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के जगह यह वैल्यू या यह वैल्यू डाल देंगे हम लोग, ठीक है ना, dq के जगह यह वैल्यू डाल देंगे या यह वैल्यू, जैसा सिचुएशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग, और बटा में r स्क्वायर करके निकाल देंगे। यानी आपको dq निकल गया, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग का जो है डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे जिसमें dq जो होगा वो वेरिएबल के टर्म में आएगा, उस वेरिएबल को प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना है। अगर r कांस्टेंट है तब, अगर r कांस्टेंट नहीं है तो r और वेरिएबल जो है वो दोनों मिल करके एक कंबाइंड इंटीग्रेशन फॉर्म करेंगे, तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग को सोल्व करना होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 वेरिएबल आ जाता है तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, वो भी क्वेश्चन पे हम लोग को मिलेगा। इसमें कभी कभी जो है इसका हायर ऑर्डर में क्या करेगा आपको सोचने के लिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट है आर्बिट्रेरी हम लोग कोई यह एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर इतना ही एलिमेंट ले लिए, इतना ही एलिमेंट है प्लस चार्ज का, जिसका dx है और यह dy है, dx और dy, तो इसका एरिया जो होगा इस केस में डिफरेंशियल एलिमेंट का जो एरिया होगा, यह एरिया तीसरा देखिए जो हायर ऑर्डर का है, अभी हम लोग को जरूरी नहीं पड़ेगा, केवल समझ लीजिए dx dy, तो इस केस में जो होगा यह हो जाएगा सिग्मा dx dy, और इसका जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा सिग्मा dx और इंटू dy, यानी एक x के लिमिट पर जाएगा, दूसरा y के लिमिट पे जाएगा। अगर इधर x माने हैं 0 से b, तो यह 0 से b लिमिट पे जाएगा और y जो है वह 0 से लेकर के आपका l लिमिट तक जाएगा। तो इस तरह डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो केवल IIT एडवांस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाद बाकी मेंस तक ऐसा नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको जो है कंपटीशन सेक्शन में डील करेंगे, अभी डील नहीं करेंगे इस मेथड को। वैसे क्वेश्चन आपको इस मेथड से भी बन जाएगा, जिसमें 2 वेरिएबल अगर आपको नहीं आता है तो भी हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं, जिसमें स्ट्रिप लेकर के बनाते हैं, कोई एलिमेंट नहीं लेके स्ट्रिप लेकर के बनाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कोनिकल वॉल्यूम दे दिया या फ्रस्टम दे दिया या कोई इरेगुलर शेप दे दिया, तो उस इरेगुलर शेप को इस मेथड से हम लोग इजिली नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए हम लोग को ये मेथड यूज करना पड़ता है, तो वो हम लोग मतलब कॉम्पिटिटिव सेक्शन में करेंगे। यहाँ पर जो है एरियल के बाद अब आ जाइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये सब आपका कहीं नहीं मिलेगा कॉपी में, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए ये आपका बोर्ड में नहीं मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में जाइए और एनसीईआरटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 पेज में दिया हुआ है, तो इसका आधा बात आपको मिल जाएगा। इतना डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, दूसरे बुक में नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी के, हाँ, एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 में ही मिलेगा, और उसमें गॉस क्या, हाँ है,
जो हम डीपीपी आपको भेजे हैं और कल जो नोट्स भेजे हैं उस नोट्स में यह नहीं है, नोट्स में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आपको वीडियो देख करके जो है इसको समझना है। और इसका एप्लीकेशन उसमें है, जब गॉस लॉ का हम लोग यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें इस सब का एप्लीकेशन है, वहां पे हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लीनियर का कुछ नहीं करना है। लीनियर का डीक्यू कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, लैम्डा डीएक्स कर देना है। लैम्डा कांस्टेंट है तो क्यू बट्टा एल डीएक्स हो जाएगा, लैम्डा वेरिएबल है तो एक्स प्लस बी डीएक्स हो जाएगा। बाद बाकी इंटीग्रेशन का काम है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बस इतना ही। उसी तरह एरिया में जाएंगे तो एरिया में अगर हम लोग पूरे स्ट्रिप का ले लेते हैं, डिफाइंड शेप है तो L इंटू डी एक्स ले लिए, एरिया हो गया डिफरेंशियल, तो सिग्मा एल डी एक्स हो गया DQ का वैल्यू। अगर हॉरिजेंटली लेते हैं तो B सिग्मा बी डी एक्स हो गया। तो ये तो दो तरीका हो गया, नहीं तो फिर तीसरा जो तरीका है जिसका केवल हिंट्स देके आपको छोड़ दिए हैं, dx भी लेंगे dy भी लेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे गिवन लिमिट पे, तो बस इससे ज्यादा वैरी नहीं कराएगा। तीसरा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कोई भी शेप हो, स्फीयर हो, सिलिंडर हो, कहीं भी शेप हो, यहाँ पर एक वॉल्यूम हम लोग को ले लेना है, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है हम लोग को ले लेना है। और इस डिफरेंशियल वॉल्यूम में जो चार्ज का अमाउंट है उस चार्ज को जो है हम लोग dq मान लेंगे, dq। तो इसका dq निकालना है तो हम लोग सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज क्यू। अगर यह स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अगर यह सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया ले लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो भी वॉल्यूम का शेप दिया रहेगा, क्यूब है तो क्यूब बटा एल क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का एरिया ले लेंगे। यानी जो भी शेप देगा उसका यह एरिया होगा, जिससे डेंसिटी निकल जाएगा। आपको डेंसिटी निकालने के बाद यह डिफरेंशियल एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो डिफरेंशियल एलिमेंट का जो वॉल्यूम है इसको हम लोग डीवी डिनोट करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट का वॉल्यूम डीवी। अब चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, तो चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट या जो है dq हो गया, dq बराबर हो जाएगा रो इंटू dv। रो का वैल्यू यहाँ डाल देना है, dv को इंटीग्रेट कर देना है। अब जो भी शेप होगा उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा। q हम लोग निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका रो dv इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा। दूसरा देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E के केस में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv फ्रॉम जो लिमिट होगा यहाँ से लेकर के 0 से v तक। स्फीयर है तो 0 से 4/3 पाई आर क्यू, जो भी लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इतना सिंपल है। अब इसमें जो है, इसमें भी एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन है जिसमें आप क्या करिएगा, इसको x है तो इसको dx मानिएगा, y वाले को dy मानिएगा और ऊपर वाले को dz मानिएगा। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में चला जाएगा आपका रो इंटू dx इंटू dy इंटू dz। अब x का लिमिट यहाँ से यहाँ, y का लिमिट यहाँ से यहाँ, z का लिमिट यहाँ से यहाँ, तो ये सब आपका आएगा। उसकी अभी हम लोग को जरूरी नहीं पड़ेगी, केवल एडवांस में जरूरी पड़ेगी। ठीक है, वो भी हर एक साल में पूछता है इसके। अभी जो हम लोग को जरूरी पड़ेगा, डायरेक्ट डेंसिटी निकालिए, वॉल्यूम एलिमेंट लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इस तरह हमारा 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। अब इसका यूज करके जो है हम लोग पहले गॉस लॉ पढ़ेंगे। आपको जो है डीपीपी में जो आज क्वेश्चन भेजे हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का हेडिंग डाल करके क्वेश्चन आपको भेज दिए हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे 5 या 6-7 क्वेश्चन है, उसको जरूर बनाना है। और बना करके कल फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ यूज करेंगे, गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। पहले कंटिन्यूअस का प्रॉब्लम, उसके बाद गॉस लॉ।